थकता वो है जो काम करे, मैं तो शौक पूरा करता हूं। हमारे कॉलेज का और आपका नाम रोशन होता रहे, ठीक है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे बेटे, व्हाट इज द स्कोप या एरिया ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स का स्कोप या एरिया क्या है? फिजिक्स का रीजन क्या है? फिजिक्स कहां कहां तक काम कर सकती है? फिजिक्स किन फील्ड्स में काम कर सकती है, किन डिसिप्लिन्स में काम कर सकती है, ठीक है। तो हम देखेंगे द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स, फिजिक्स की स्टडी में शामिल है इन्वेस्टिगेशन, तहकीक। क्या? तहकीक ऑफ द फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए हैं जो, ठीक है, जो चीजें नीचे दी गई हैं इनकी तहकीक फिजिक्स का जिम्मा है, ठीक है, फिजिक्स के जिम्मा है इनकी तहकीक। तो आइए पहला देखें बेटे, द लॉज ऑफ मोशन। मोशन के लॉज कौन कौन से हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, इसी तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो मोशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फार्मूले हैं, एक्सलेरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो फिजिक्स उनको डिस्कस करती है। बैठ जाएं, शाबाश। अच्छा, दूसरा है जी द नेचर एंड टाइप। फितरत क्या है और टाइप किस्म क्या है? किनकी? फोर्सेस की। दैट होल्ड डिफरेंट मटेरियल्स टुगेदर, जो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है। हमारे बॉडी में एटम्स और मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो हमारे बॉडी की ये साख्त, ये स्ट्रक्चर बना है। तो कौन सी फोर्सेस हैं जो हमारे बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर फोर्स होती है जो न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है, उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। इसी तरह कुछ फोर्सेस हैं जो न्यूक्लियस को ब्रेक करती हैं, तोड़ती हैं, जब न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाए तो वो वीक फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर दो मैसेस के दरमियान लगती है, जमीन और चांद के दरमियान, सूरज और जमीन के दरमियान, दो अशखास के दरमियान भी लग रही होती है। तो जहां पे भी मैस होगा वो दूसरे मैस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मेजर किया जा सकता है कि कितनी फोर्स अट्रैक्ट करेगा, सही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स है। तो वो फोर्सेस जो कि इस कायनात में मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ फोर्सेस दी हैं, उनको कहते हैं यूनिवर्सल फोर्सेस, ठीक है। तो उन फोर्सेस को स्टडी करना भी फिजिक्स के जिम्मे है। समझ आ गई? ओके जी। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्ट्रक्चर मीन साख्त, किसकी? स्पेस एंड टाइम की। ये जो स्पेस है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी बनी हुई है? पहले तो लोग कहते थे कि भी इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि हम इसका स्ट्रक्चर सपोज कर सकते हैं जस्ट लाइक रबर शीट। मैंने कल भी आपको शायद जिक्र किया था कि स्पेस जो है, आप फर्ज करें कि एक रबर की शीट है, जिस तरह के एक वॉलीबॉल वाला नेट होता है, और आप उसको ऐसे रखें, वॉलीबॉल वाला नेट ऐसे होता है, आप उसको ऐसे रखें। अब इसके अंदर अगर मैं कोई मैटर रख दूं तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? इसकी शक्ल बेटे फिर कैसी हो जाएगी? ऐसी, कर्व, ठीक है। तो स्पेस पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई है, बेंड हो गई है, कर्व्ड हो गई है। क्यों? चूंकि इसके अंदर भारी मटेरियल, जिस तरह अर्थ है, ठीक है, अर्थ हमने, अल्लाह ताला ने अर्थ यहां स्पेस में रख दी, जिसकी वजह से वो जो स्पेस थी वो बेंड हो गई है, ठीक है। तो स्पेस की भी शक्ल होती है और वो बेंड भी हो सकती है। जहां मैटर होगा वहां पे स्पेस बेंड होती है, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे कोई और बॉडी हम यहाँ पे रखते हैं तो वो स्लिप होकर उस बॉडी की तरफ चला जाता है, चूंकि वो सरफेस कर्व्ड है, चूंकि वो स्पेस कर्व्ड है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हम समझते हैं वो अट्रैक्ट कर रहा है। आइंस्टाइन ने कहा कि एक्चुअली स्पेस जो है वो कर्व हो चुकी है, उस वजह से वो उसकी तरफ स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो स्पेस की भी शक्ल है। और टाइम क्या है? पहले ये समझा जाता था क्लासिकल फिजिक्स में, पुराने दौर में, कि स्पेस अलहदा है, टाइम अलहदा है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहती है, आइंस्टाइन कहता है और जो स्टीफन हॉकिंग कहता है कि स्पेस टाइम जो है वो इकट्ठे पैदा हुए। जब धमाका हुआ था, बिग बैंग हुआ था, सुई की एक नोक से भी लाखों गुना छोटी ये कायनात थी। सुई की जो नोक है उससे भी लाखों गुना छोटी, एक पॉइंट पे मरकूज थी ये कायनात। जब ये फटी तो स्पेस भी पैदा हुई और साथ टाइम भी पैदा हुआ, जमान और मकान दोनों पैदा हुए, ठीक है, दोनों पैदा हुए। तो स्पेस और टाइम को स्टडी करना भी फिजिक्स का जिम्मा है। इसके बाद इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन मिलाप। क्या? मिलाप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये जो रेडिएशंस हैं जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जो सूरज से यहां तक आ रही हैं, या इसी तरह की बहुत सारी रेडिएशंस, ये विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट होती है, इस तरह एक्सरेज हैं, गैमा रेज हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। जो भी फोटॉन्स पर मुश्तमिल हो वो बोलो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो फोटॉन्स पर मुश्तमिल हो वो बोल दे नहीं हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं? जो
फोटॉन्स पर मुश्तमिल है। और क्या निशानी है डब्लू भाई? जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जो मीडियम पे डिपेंड, जो स्पेस में से भी पास हो जाती हैं, जो स्पेस में से भी पास, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो ये रेडिएशन जब हमारे बॉडी से टकराती हैं तो कुछ फिनोमिना उससे होते हैं। अगर कम एनर्जी वाली हैं तो और फिनोमिना होगा, जब ताकतवर अल्ट्रावायलेट टकराएंगी तो और होगा, जब एक्स रेज टकराएंगी तो और रिएक्शन होगा, जब गैमा रेज टकराएंगी तो और फिनोमिना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर से हिट करती हैं तो कौन कौन से फिनोमिना करती हैं, कौन कौन से फिनोमिना वकू पजीर होते हैं, वो अगले साल हम पढ़ेंगे। तो ये भी फिजिक्स का जिम्मा है। समझ आ गई है? वेरी गुड। अभी आप इसी को 2 दफा पढ़ेंगे ध्यान से याद करते हुए, और उसके बाद जो मीनिंग्स हैं वो आप बुक पे लिखेंगे। मैं पुत्र 15 साल तो पढ़ा के ओवे ही हुण बेटे थकते नहीं होते। एक वकील हैं, उनसे इंटरव्यू किया गया, बहुत बड़े वकील आए ने, पाकिस्तान भी उन्होंने लिखा था, अब्दुल हफीज पीरजादा। एक कालम निगार ने पूछा एंकर ने कि जनाब आपकी एज क्या है? वो कहते जी मेरी एज कोई 75 प्लस है। उन्होंने कहा जी आप आजकल फिर घर बैठते होंगे, पोतों पोतियों को देखते होंगे, दोते दोतियों को देखते होंगे, घर में कोई लॉन शान माली शाली का काम, फूलों को देखते होंगे, खुशबू लेते होंगे, चाय पीते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, रेस्ट करते होंगे। कहते नहीं जी मैं आज भी ऑफिस जाता हूँ। कहते हैं आप 75 प्लस एज में ऑफिस जाते हैं? हाँ जी मैं ऑफिस जाता हूँ। तो वहां जाके चाय शाय पीते होंगे, दोस्तों से मिल के आ जाते होंगे। तो वो पूछने लगा कितनी देर जाते हैं ऑफिस? तो कहने लगा आज भी मैं 8-10 घंटे ऑफिस में गुजारता हूँ। तो कहते हैं उनका सवाल बड़ा अच्छा था एंकर का, और जवाब भी बड़ा जालिम था। तो उन्होंने कहा जनाब आप थकते नहीं है? तो वकील साहब का जवाब बड़ा खूबसूरत था, एंजॉय करेंगे। उन्होंने कहा थकता वो है जो काम करे, मैं तो शौक पूरा करता हूं। तो बेटे जो शौक पूरा करे वो थकता नहीं होता। ठीक है, तो आप भी शौक पूरा किया करें, काम ना किया करें। जल्दी करो पुत्र। नेक्स्ट बेटे, एमरजेंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, एमरजेंस का मतलब जाहिर होना या पैदा होना। ठीक है, एमरजेंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जदीद फिजिक्स का पैदा होना। जदीद फिजिक्स कब पैदा हुई, कब जाहिर हुई? आइए जी, बाय द एंड ऑफ 90th सेंचुरी, 19वीं सदी का जब इख्तिताम हुआ। 19वीं सदी का इख्तिताम कब हुआ? 1900 में, 1900 एडी। ये एडी क्या होता है बेटे? एडी क्या होता है? एडी वर्ड का क्या मतलब है? ए और डी से, जल्दी बताओ। ए होता है एनो, डी होता है डोमिनी, एनो डोमिनी। ये लातीनी अल्फाज है, इनका मतलब द ईयर ऑफ लॉर्ड। एक और भी होता है साथ, 1900 बीसी। ये क्या होता है? ये होता है बिफोर क्राइस्ट, मसीह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। ठीक है, अच्छा तो 19वीं सदी कब थी बेटा? 1900 तक जो सदी थी वो 19वीं सदी थी। ठीक है, 1900 तक, 1901-2 से फिर ये 20वीं सदी शुरू हो गई। तो 1900 तक, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मैनी फिजिसिस्ट्स स्टार्टेड बिलीविंग, बहुत सारे फिजिक्स दानों ने, साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू कर दिया, ये यकीन रखना शुरू कर दिया दैट एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स हैज बीन डिस्कवर्ड। अच्छा बेटे देखें, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मैनी फिजिक्स स्टार्टेड बिलीविंग, बहुत सारे साइंसदानों ने यकीन रखना शुरू कर दिया। बिलीविंग मीन यकीन रखना। ठीक है, दैट एवरीथिंग, कि हर चीज अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में, हैज बीन डिस्कवर्ड। सुने बेटे, 19वीं सदी के एंड तक फिजिक्स दान, तिबियात दान, फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट ये समझने लगे कि फिजिक्स जो डिस्कवर होनी थी हो गई है, अब आगे डिस्कवर नहीं होगी। बहुत सारी फिजिक्स हो गई, इकट्ठी हो गई, इतनी डिस्कवरीज हो गई हैं, लॉज ऑफ मोशन हो गए हैं, मैक्सवेल की वेव थ्योरी हो गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, थर्मोडायनामिक्स के जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थर्मोडायनामिक के लॉज हैं, वो बन चुके हैं, ऑप्टिक्स के लॉज बन चुके हैं, सारा कुछ तो हो गया, अब रह क्या गया है। ठीक है, तो मैं एक हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा था, एक साइंटिस्ट की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा तकब्बराना अल्फाज में
कि जो हमने करना था कर लिया है, अब हमें नहीं पता कि अगले जो साइंटिस्ट आएंगे वो किस पर रिसर्च करेंगे। ये कहने की ही देर थी कि 6 महीने बाद मैक्स प्लांक जैसा साइंटिस्ट पैदा पहले ही हो चुका था 1900 में। उसने एक डिस्कवरी की, क्या कि जो रेडिएशंस हैं ये छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल हैं, छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स पर, जिसको आइंस्टाइन ने कुछ ही साल बाद फोटॉन का नाम दिया। ये जो डिस्कवरी थी इसने पूरी फिजिक्स का तिया पांचा कर दिया, पूरी फिजिक्स की हिस्ट्री को ही पलट के रख दिया। उसके बाद 1900 में सिर्फ एक डिस्कवरी ने हमारी जिंदगियां बदल दी। इसके बाद फिर जो फिजिक्स में चेंज आया, जो चेंज, इससे पहले जो रेडिएशन थी उसको वेव कहा जाता था या कंटिन्यूअस एनर्जी कहा जाता था जो रेडिएशन। बाद में जब इनको डिस्क्रीट पैकेट कहा गया तो उससे फिर तब्दीली आई बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा तब्दीली आई उससे क्वांटम फिजिक्स पैदा हुई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पैदा हुई, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ गए, हम पेयर प्रोडक्शन और कॉम्पटन इफेक्ट की तरफ गए। तो हमने उसी बेस पे चीजों को परखा, तो फिर फिजिक्स कुछ और अंदाज में नजर आने लगी। एक दूसरे अंदाज से जब हमने फिजिक्स को देखा तो फिजिक्स तब्दील हो चुकी थी और उनका जो तकब्बुर था वो टूट चुका था। और ऐसा टूटा कि हमने फिर पिछले साइंटिस्ट को एवं देखना शुरू किया। तो आपको कह रहा फिजिक्स समझी है। बस अभी मतलब कुछ अशरे पहले साइंटिस्ट ने फिर डिवाइड किया फिजिक्स के दौर को कि 1900 से पिछला दौर जो है वो कहलाया जाएगा क्लासिकल पीरियड, पुराने लोग, पुराना दौर, और 1900 के बाद कहा जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का पीरियड। तो इतना चेंज आ जाता है, इसीलिए कभी तकब्बुर ना किया जाए। 1900 तक का जो दौर है वो क्लासिकल फिजिक्स पीरियड है और 1900 के बाद का जो दौर है वो मॉडर्न फिजिक्स का पीरियड। याद रहेगा। However, ताहम इन तमान अंदाज में अबाउट द बिगिनिंग, आगाज में, However, about the beginning of 20th century, लेकिन जो ही 20वीं सदी शुरू हुई आफ्टर 1900 AD, many new experimental facts, बहुत सारे नए तजर्बाती हकायक रिवील्ड, उन्होंने हमें याद दिलाया या रिमाइंड करवाया that the laws of formulated, that the laws के वो कवानीन जो फार्मूलेटेड जो बने थे by the previous investigation, साबका तहकीक फार्मूलेटेड तैयार हुए थे या तैयार किए गए थे बाय प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस, नीड मॉडिफिकेशन, उनमें तब्दीली की जरूरत है कि पिछले जो कुछ करके गए हैं उन्होंने गलतियां ने उनको अब सही करने की जरूरत है। मॉडिफिकेशन मीन उनमें तब्दीली, उनमें चेंज की जरूरत है। ठीक है। फर्दर रिसर्चर, बाद में मजीद तहकीक हुई। फर्दर मीन मजीद, रिसर्चर्स मुहक्किक या तहकीकदान या साइंसदान। ठीक है। फर्दर बाद में फिर रिसर्चर्स है, बाद की तहकीक ने गेव दिया बर्थ टू, बाद की तहकीक ने पैदा किया टू मैनी न्यू डिसिप्लिन्स, बहुत सारी नई फील्ड्स, डिसिप्लिन मीन फील्ड्स, बहुत सारे नए एरियाज। ठीक है। इन फिजिक्स के अंदर तो 1900 के बाद नई तहकीक से बहुत सारी फिर नई फिजिक्स की ब्रांचेस पैदा हुई। साबका लोग कहते थे कि फिजिक्स खत्म हो गई है, लेकिन फिजिक्स अभी पैदा ही अब हुई थी। ठीक है। देन फिजिक्स एंटर्ड, फिर फिजिक्स दाखिल हुई। ठीक है। इन मॉडर्न इरा, जदीद दौर में, इरा का मतलब दौर, इन 1901 में फिजिक्स का नए दौर का आगाज हुआ। तो ऐसी फिजिक्स कभी पढ़ी है? चलो बोला लिखो जरा, लिखा करें, शाबाश, ऊपर लिखे। इंशाअल्लाह जब आप 2 साल बाद यहां से निकलेंगे आप फिजिक्स से इश्क करते होंगे इंशाअल्लाह। जल्दी ऊपर लिखो। शाबाश बेटे, लिख लिया। अब इसको 2 दफा पढ़ें और ईमानदारी से इस तरह पढ़ें कि हम समझ रहे हैं और फिजिक्स हमारे दिल और रूह में उतर रही है। इस तरह पढ़ें। अगर वो पूछ ले हमसे, अगर बबलू पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। कैसा लगा? तो इसलिए पूछ लिया करो। ठीक है। अच्छा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द बेसिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की बुनियादी जो ब्रांचेस हैं वो बताएं। या इकट्ठा भी आ सकता है लेकिन ज्यादा अलहदा आता है। क्या अलहदा? ये न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, तो आपने कैसे डिफाइन करना है? देखिए, आपने कहना है, यार मार्कर खाली होगा,
इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स, जो डिस्कस करती है, जो बयान करती है, विच किसको, विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को, एंड प्रॉपर्टीज और खसूसियात को। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब साख्त और प्रॉपर्टीज का मतलब खसूसियात। ठीक है, और इसका मतलब साख्त को किसकी, ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम के न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस एक होता है, ये जमा है, न्यूक्लियस होता है NUCLEUS, ये सिंगल है, ये जमा है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या करती है भाई, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक। हाँ जी, ये एटम, ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई नहीं, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये जो अंदर न्यूक्लियस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किन किन चीजों से बना है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बना है, और किस एलिमेंट का न्यूक्लियस कितने साइज का है, और उस साइज की वजह से वो फट सकता है या नहीं फट सकता, स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर वो उसका साइज न्यूक्लियस का बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो वो ब्रेक करेगा, उससे रेडिएशंस निकलेंगे, जिस तरह U-238 है, यूरेनियम है। और अगर छोटा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो वो छोटा सा होता है, उसके अंदर लोग भी कम रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद भी कम है, लिहाजा वो नहीं टूटता, अगर जरूरत पड़े तो खुद तोड़ना पड़ता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। प्रॉपर्टीज से मुराद कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद में फर्क हो तो फिर वो रेडियो एक्टिव बनता है या नहीं बनता, उसमें से रेडिएशन निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, आइसोटोप्स किस काम आते हैं, कौन सा आइसोटोप किस काम आता है, कौन सा किस काम आता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, इसी तरह यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन के और ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोबार्स क्या हैं, आइसोटोन्स क्या हैं, आइसोडाफर्स क्या हैं, डिफरेंट, इसी तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज से मुराद यह है कि न्यूक्लियस का साइज कितना है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, साइज से मुराद डायमीटर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बढ़ने से रेडियो एक्टिविटी पे क्या असरात पड़ेंगे, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, आया कि उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कहां तक यूनिफॉर्म होती है, कहां से आगे नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या करती है, इस वक्त बेहतरीन फिजिक्स है न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करती है। किन दो चीजों को, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अच्छा, अब ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैंने शामिल किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि 2 नंबर का ये आ जाए और आप सिर्फ ये लिख दें तो नंबर पूरे नहीं मिले, इसलिए ये भी बताना लाजमी है। तो 2 एग्जांपल्स भी आप देंगे, कौन सी, इट स्टडीज, ये स्टडी करती है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स को स्टडी करती है। कौन स्टडी करती है, न्यूक्लियस। कौन स्टडी करती है, किसको, आइसोटोप्स को। ठीक है, इसके बाद इट स्टडीज न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन को स्टडी करती है। किसको स्टडी करती है, किसको किसको किसको, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस को जब हम थोड़ा सा बटा मारें, न्यूट्रॉन मारें तो टूट जाता है, उसको फिशन कहते हैं। और अगर 2 छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ें जबरदस्ती और वो एक न्यूक्लियस बन जाए, उसको फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन किस में डिस्कस होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फ्यूजन किस में डिस्कस होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। शाबाश, तो इसको एक दफा पढ़ें, शाबाश। अच्छा बेटे, पार्टिकल फिजिक्स सुने बेटे, बाकी लोग इधर, पार्टिकल फिजिक्स से क्या मुराद है, पार्टिकल फिजिक्स से मुराद, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न्ड, जिसका ताल्लुक है विद द अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन आखिरी हद वाले या छोटे, फाइनल एंड स्मॉलेस्ट, आखिरी छोटे, आप एक पत्थर को तोड़ते जाएं, रेत का एक जरा बने, अगर वो आपसे नहीं टूट सकता तो हम कहेंगे ये अल्टीमेट है। लेकिन साइंस ने उसको भी तोड़ के फर्दर चेक किया है, तो एटम तक गए हैं, एटम को आगे चेक करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक जाएंगे आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कॉक्स हैं, बेशक वो भी इंडिपेंडेंटली नहीं मिल सकते। तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट पार्टिकल्स। वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं आते अल्टीमेट में, इलेक्ट्रॉन जो है वो मजीद तकसीम नहीं हो सकता। तो ऐसे पार्टिकल जो तकसीम नहीं हो सकते, जो अल्टीमेट हैं, जो छोटे हैं, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है,
विच द मैटर इज कंपोज, जिससे मैटर बना हुआ है, कंपोज मीन बना हुआ है, ठीक है, या फॉर्म्ड है, कॉम्पोजिशन है उसकी, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है, ये उन पार्टिकल्स को डिस्कस करती है जो सबसे छोटे हैं और उनसे मिलकर ये कायनात बनी है, उनसे मिलकर सॉलिड बने, उनसे मिलकर लिक्विड और उनसे मिलकर गैस बने, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये भी मैंने खुद लिखी है, इट स्टडीज द नेचर ऑफ फर्मियंस एंड बोसॉन्स। तो ये आपने याद रखना है, फर्मियंस भी किस्म है पार्टिकल की, बोसॉन भी किस्म है पार्टिकल की, आपने याद रखना है और लिखना है कि पार्टिकल फिजिक्स फर्मियंस और बोसॉन्स को डिस्कस करती है। इसके बाद इट स्टडीज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन मिलाप या ताल्लुक, मिलाप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री मीन छोटे पार्टिकल्स, जो सबसे छोटे हैं। दो पार्टिकल छोटे छोटे अगर आपस में टकराए जाएं तो उससे नए पार्टिकल पैदा हो सकते हैं या नहीं, इसको भी ये फिजिक्स स्टडी करती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक लैब है, सर्न लैब, बताया था, स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में, ठीक है, फ्रांस के और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे तकरीबन बनती है। वो जो लैब है उसके अंदर जो पाइपलाइन है 27 किलोमीटर की, उसके अंदर पार्टिकल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाया जाता है बहुत हाई स्पीड से। कितनी स्पीड, ये स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा रफ्तार है, इसके करीब तरीन स्पीड से उनको दौड़ाया जाता है, वो आपस में टकराते हैं, टकरा के नए पार्टिकल्स पैदा होते हैं, फिर उनका मुताला किया जाता है। क्यों, हम उन पार्टिकल्स तक पहुंचना चाह रहे हैं जिनसे ये कायनात बनी है, ठीक है, और उन पार्टिकल से फिर हम बड़े पार्टिकल्स और फिर मुख्तलिफ जो यूनिवर्स के बाकी दूर दराज स्टार्स हैं और जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे, ठीक है। तो इसको एक दफा पढ़ें, शाबाश।